आप सबका नॉलेज हैंगआउट में। और अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी ट्रेड पॉलिसी। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही रिलेटेड है आपकी ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी में तो ये दोनों एक ही टॉपिक के दो हिस्से हैं। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि उस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड बेसिकली होता क्या है, जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, हम अपने विद इन कंट्री की बात करते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में किसी सामान को खरीदना या बेचना ट्रेड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी एक राज्य तक सीमित नहीं, एक देश तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी की। जब हम आजाद नहीं हुए थे, हम गुलाम थे, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। अगर कोई वैसे देखे, एक आंकड़े के रूप में देखा जाए, डेटा देखा जाए, तो इंडिया वाज अ ग्रेट एक्सपोर्टर rather than the importer, but in reality the amount of money that we are got was not sufficient. क्लियर? जो हमें पैसा मिला वो सफिशिएंट नहीं है उस टाइम पर, क्योंकि सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था और महंगे दामों पर हमको फिनिश गुड्स बेचे जा रहे थे। क्लियर? तो इन केस ऑफ आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडिया वाज लीडिंग एक्सपोर्टर, बट इन द टर्म्स ऑफ मनी इट वाज नॉट अ ग्रेट एक्सपोर्टर, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन सिर्फ चाहता था कि यहां से रॉ मटेरियल ले जाओ और किसी तरीके से इनको वो बना हुआ सामान बेच जाओ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आजादी के बाद हमारी क्या स्थिति हुई और हमने कैसे आगे ग्रोथ किया। इन फर्स्ट 7, पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में, इन फर्स्ट 7 5-year plans, द ट्रेड वाज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग। कैसा ट्रेड रहा? इनवर्ड लुकिंग, मतलब अंदर की तरफ देखना। वो क्यों था? दिस स्ट्रेटेजी इज टेक्निकली नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अगर वो हम अपने देश में ही बनाने लगे, अपने लोगों से ही वो चीज क्रिएट करवाने लगे, डेवलप करवाने लगे, तो हमें बाहर से कोई चीज मंगाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बेचेंगे। यानी कि फॉरेन करेंसी आएगी जाएगी नहीं, तो हमारे देश में क्या होगा, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो और स्ट्रांग होगा। क्लियर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेक इन इंडिया का एग्जांपल दिया था आपको। अब बात करते हैं इस ट्रेड पॉलिसी के फीचर की, कि ट्रेड पॉलिसी में खास क्या था। इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। पहला काम क्या था कि हमने अपनी मार्केट को थोड़ा सा रेजिस्ट कर दिया था। फॉरेन कंपनीज की जो एक कह सकते हैं कि आगमन था फॉरेन कंट्रीज का, उनके प्रोडक्ट्स का, उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड किया, रोका, ताकि हमारे अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रो कर सके। और जो फाइटिंग थी फॉरेन प्रोडक्ट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ, उसको कम किया। पहला काम था। दूसरा काम क्या किया? इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट। जब हमने इंपोर्ट किया ही नहीं, तो हमारे पास क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सेव होता चला गया। क्लियर? तीसरा, क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट क्रिएट करके दे रहे हैं कि आप अपना सामान यहां पर बेच सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्टर्स को रोक रहे हैं, बात को समझिएगा, आप इंपोर्टर्स रोक रहे हैं, तो आप अपने देश में क्या क्या चीज कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम फेवर वाले पक्ष में चल रहे हैं, यानी कि हम अभी उनके मेरिट्स बता रहे हैं कि जो ट्रेड पॉलिसी थी उसकी मेरिट क्या थी। पहला, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया। दूसरा, हमने जब इंपोर्ट रोका तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो हाइक करने लगा। तीसरा, हमने अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्टेड मार्केट दी, क्योंकि हमने किसी भी विदेशी प्रोडक्ट को यहां पर आने से रोक दिया। तीसरा, प्रोवाइडेड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर जो अपनी हिम्मत हार बैठे थे कि हम फॉरेन कंपनीज के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट बहुत ही हाइब्रिड हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, उन प्रोड्यूसर्स को भी चांस मिला अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने का। ये तो हमने बात की फेवर में। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले, और हमको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फेजेस देखने पड़ते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो देखते हैं नुकसान क्या क्या हुआ।
इट डिड नॉट लीड टू ग्रोथ, इसने किसी भी तरीके की कोई ग्रोथ को लीड नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, आप अपना दायरा बना लेते हैं, तो उस दायरे से आप निकल नहीं पाते और आपकी ग्रोथ जो होती है वो हिंडर होती है, रुक जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ और यू स्टॉप योरसेल्फ बीइंग ग्लोबलाइज्ड, then it means you are not going to adopt those things which other countries are adopting and whatever there is prevailing in the global market. It means you are hindering yourself from being modernized. तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? क्रिएटेड इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने मिलकर एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल मतलब एक ग्रुप बना लेना, क्योंकि उनको पता है विदेश से कोई सामान आएगा नहीं, हम जिस रेट पर बेचना चाहेंगे हम वो बेचना चालू कर देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ग्रुपिज्म कर लिया कि हम अपने प्रोडक्ट को इस रेट पर बेचेंगे, इस हिसाब से बेचेंगे, इतना ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्रिएट क्या कर दिया, मोनोपोली। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। उसके बाद डिपार्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड ग्रोथ। बच्चों, जब तक आप अपने से एडवांस लोगों से नहीं मिलते, एडवांस टेक्नोलॉजी से आप मुलाकात नहीं करते, मुखातिब नहीं होते, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो इंडिया खुद में ही खलीफा बना बैठा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाहर के देशों में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। तो ये एक समस्या हुई। हमने अपने को क्या कर लिया, अलग कर लिया, डिपार्ट कर लिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन और ग्रोथ से। हालांकि उस दौरान इस चीज की जरूरत थी, लेकिन ये लंबे समय तक खिंचता चला गया, जिसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आपको पता है हम अभी 4G पे अटके पड़े, दुनिया 8G तक पहुंच चुकी है। क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, ये भी कह सकते हैं। एक चीज आई जिसको हमने नाम दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 1951। मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि लाइसेंसिंग कर दी गई थी जरूरी चीजों के लिए और मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्शन के लिए कर दी गई थी ये चीजें। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या। इट वाज अ टूल फॉर चैनलाइजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन प्रीडिटरमाइंड प्रायोरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने जैसे बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, अपने रिसोर्सेज को उन जगहों पर डिप्लॉय करना, अप्लाई करना जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो लाइसेंसिंग ने क्या किया, लाइसेंसिंग के थ्रू क्या काम हुआ, उन जगहों पर भेजा गया रिसोर्सेज को जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फॉर दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रीसोल्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1951 व्हिच वाज नोन एज IDAR 1951। अब ये जो IDAR 1951 बनाया गया फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑब्जेक्टिव था अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। ये जो मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, इसको तोड़ने के लिए हमको IDAR की जरूरत पड़ी। अब उसमें हुआ क्या, it was established for the regulation of industries as per the planned priority। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, अब आपको गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, because you have to be registered with IDAR 1951, so you cannot form a monopoly। If you are needed, you will be there, if you are not, you will not be stand there। ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। अब उसके बाद क्या हुआ, it was established for reducing competition between large and small scale industries। yes obviously कई बार ऐसा होता था सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी लगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब शेर और गीदड़ की लड़ाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है शेर ही जीतेगा। तो कई बार ऐसा होता था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के चक्कर में बेचारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मार खा जाती थी या शटडाउन की कंडीशन पे आ जाती थी। तो ये चीज डिसाइड की गई कि इनके बीच में एक लिंकअप, एक चेन बना दी जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो है वो मुठभेड़ ना हो, बल्कि एक चैनलाइज हो जाए ताकि ग्रोथ को ये हाइक पे ले जा सके। तो इनके कंपटीशन को रिड्यूस करके इनके कोलैबोरेशन को प्रमोट किया गया। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स से दिस इज एरिया, अ कंप्लीट एरिया एंड दिस मच इज डेवलप्ड एरिया और ये अनडेवलप्ड है। तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज यहीं पर लगने की कोशिश करेंगी, अपना सेटअप लगाने की कोशिश करेंगी। इसका काम क्या था कि भैया यहां अगर आपको एक भी यूनिट लगानी है तो उसके पहले एक यूनिट आपको यहां लगानी पड़ेगी, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो हो क्या रहा था,
इस अनडेवलप्ड एरिया का भी बैलेंस्ड ग्रोथ हो रहा था। उसके बाद क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड शेड्यूल्ड इंडस्ट्री विद गवर्नमेंट, बिल्कुल बहुत जरूरी था। अगर आप कोई नई इंडस्ट्री खोले या आप ऑलरेडी शेड्यूल्ड इंडस्ट्री हैं तो आपको गवर्नमेंट के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना जो फैसिलिटीज आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए थी आपको इंडस्ट्रियल रीसोल्यूशन में, वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो आईडीएआर का ये जो बेनिफिट था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये जब सामने आया तो वाकई हमारे देश ने एक जो रुकी हुई ग्रोथ थी उसको अचीव किया, और हमने बहुत सारे कह सकते हैं सेटअप एस्टैब्लिश किए, और हमारे देश में जो एक औद्योगिक क्रांति है वो सामने आई, जिसको हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला, बाद में रिसोल्यूशन नहीं रिवॉल्यूशन बोला, वो सामने आई। और आज आप जानते हैं विश्व पटल पर इंडिया की क्या साख है, क्या स्थिति है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। फॉर द टाइम, हैव अ नाइस डे।